धर्मवीर और कावेरी अपने बेटे कुणाल और बेटी सविता के साथ छोटे से घर में रहते थे। धर्मवीर के पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए उसे जो भी काम मिलता था वो वही करके अपने घर का खर्चा चला रहा था। उनके घर का गुजारा बड़ी ही मुश्किलों से हो पा रहा था और कभी कभी तो उनके घर में भरपेट खाने को भी नहीं होता था। एक दिन की बात है जब धर्मवीर और कावेरी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे पर अगर कुछ नहीं बिका तो बताओ हम कैसे किसी का कर्जा चुका पाएंगे। तुम हमेशा उल्टा ही क्यों सोचती हो? अरे अच्छा सोचोगी तो ही अच्छा होगा। अभी ना तुम्हारे पास कोई काम है और ना मेरे पास। इस काम में खूब कमाई है। एक बार ये काम करते हैं, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अरे माँ, आप दोनों किस काम की बात कर रहे हो? तेरे बाबूजी बोल रहे हैं कि कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार आने वाला है, तो क्यों ना राखी बेचने का काम शुरू कर दें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है माँ। अच्छा तो है, पर इस काम के लिए पैसे भी तो हो। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने हाथों से राखी बनाना शुरू करते हैं। इससे हम राखी सस्ती भी बनाएंगे और मुनाफा भी हमें ज्यादा होगा। हाँ बेटी, ये तुमने एकदम सही सलाह दी। चलो कल ही हम राखी के सामान का बंदोबस्त करते हैं। अगले दिन घर का कुछ सामान बेचकर धर्मवीर पैसों का इंतजाम करता है और राखी का सामान लेकर घर आता है। सामान देखकर दोनों बच्चे और कावेरी बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, तो सब सामान लेकर आ भी गए। चलो चलो जल्दी से राखी बनाना शुरू करते हैं। नहीं नहीं, तुम कुछ नहीं बनाओगे, तुम अभी छोटे हो और सब सामान खराब कर दोगे। माँ देखो ना, दीदी कैसे बोल रही है। मुझे भी राखी बनानी है माँ। हाँ हाँ, तू भी हमारी मदद कर। ये तेरी दीदी तो तुझे ऐसे ही छेड़ रही है। हाँ हाँ, मैं ऐसे ही बोल रही थी। हम सब मिलकर सुंदर सुंदर राखी बनाएंगे। धर्मवीर सब सामान निकाल लेता है। सब मिलकर अपनी अपनी राखी बनाना शुरू करते हैं। देखो माँ, मेरी राखी कैसी बनी है। अरे अरे, दोनों की राखी बहुत सुंदर है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ताकि हम रक्षाबंधन तक ज्यादा से ज्यादा राखी बना सके। हाँ बच्चों, देखो हमें पूरी मेहनत से ज्यादा राखी बनानी है। अभी बस यही एक उम्मीद बची है जिससे हम कुछ महीनों अच्छे से गुजार पाएंगे। आप चिंता मत करो बाबूजी, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। पूरा परिवार मेहनत से राखी बनाने में लगा रहता है। धीरे धीरे करके दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सविता, कुणाल और उनकी माँ बाजार में सब्जी लेने जा रहे होते हैं, तो वहाँ बाजार की रौनक ही अलग होती है। माँ देखो ना, अब तो राखी बिकनी शुरू भी हो गई है, तो फिर हमें भी कल से अपनी दुकान लगा लेनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो सविता। आज घर जाकर हम सब राखी सुंदर तरीके से पैक कर देंगे और फिर कल से हम भी अपनी दुकान लगाना शुरू कर देंगे। जब सारी राखी बिक जाएंगी तो फिर आप भी इस बार घेवर लेकर आना। हर साल दीदी मुझे गुड़ खिला देती है, इस साल मैं गुड़ नहीं खाऊंगा। मुझे भी इस साल घेवर खाना है। देखो तो जरा, 4 राखी बनाई नहीं कि इसको घेवर खाना है। अरे अभी मैं छोटा हूँ ना, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो देखना, मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि किसी को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह कुणाल बेटा, तू तो बड़ा समझदार हो गया है। हाँ माँ, सच में आजकल ये बड़ा ही समझदार हो गया है। चल इसी बात पर इस साल राखी पर तेरे लिए मैं पक्का घेवर लेकर आऊंगी। कुणाल घेवर का नाम सुनकर ही बड़ा खुश हो जाता है। सब राखी के इस त्योहार के लिए बड़े उत्साहित होते हैं। जल्दी से सब्जी लेकर सब घर पहुंचकर राखियां पैक करने का काम शुरू कर देते हैं। सब लोग थक हार कर चैन से सोने जाने ही लगते हैं कि तभी लाइट चली जाती है। अरे बताओ, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। कावेरी एक लैंप जलाकर नीचे रख देती है, पर गर्मी की वजह से किसी को भी नींद नहीं आ रही होती है। पूरे गांव में लाइट जाने की वजह से अंधेरा छाया होता है और अंधेरे में उस गांव के पीपल के पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल गांव में घूमने लगती है। आज तो अमावस की रात है और ऊपर से पूरे गांव में अंधेरा छा गया है। आज तो मैं लोगों के घरों में जा जाकर जमकर घेवर खाऊंगी। चुड़ैल सबसे पहले धर्मवीर के घर में आकर घेवर ढूंढने लगती है, पर उसे वहां कुछ नहीं मिलता। घेवर के चक्कर में चुड़ैल का पैर वहां रखी लैंप पर लग जाता है और लैंप लुढ़क जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, लगता है मुझे दूसरे घर में जाना पड़ेगा। चुड़ैल तो वहां से चली जाती है, पर वहां पड़ी लैंप से घर में आग लग जाती है और धीरे धीरे पूरे घर में फैल जाती है। जब चुड़ैल दूसरे घरों में घेवर खा रही होती है, तभी उसे बाहर से शोर सुनाई देता है। अरे ये शोर किसने मचा रखा है?
चैन से मुझे घेवर भी नहीं खाने देता कोई। जरा देखूं तो जाकर बाहर। चुड़ैल बाहर जाकर देखती है तो धर्मवीर के घर में आग लगी होती है। अरे वो लैंप तो मुझसे गिर गई थी, ये आग तो मेरी वजह से लगी है, मुझे जाकर इसे बुझाना होगा। चुड़ैल जल्दी से जाती है और जल्दी से सारी आग बुझा देती है। तभी पूरा परिवार अंदर आता है और सबसे पहले अपनी राखियों के डब्बे देखने लगता है, पर सब के सब जलकर राख हो चुके थे। पूरे परिवार को ऐसी हालत में रोता बिलखता देखकर उस चुड़ैल की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे उनका ये दुख नहीं देखा जा रहा होता है। बेचारे इन राखियों को बनाने के लिए कब से मेहनत कर रहे थे और मेरी एक गलती से इनका पूरा घर बर्बाद हो गया। ये मेरी ही गलती है और अब इसे मुझे ही सुधारना होगा। मैं ऐसे इस परिवार की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। चुड़ैल बड़ी चिंता में आ जाती है। उस रात पूरे परिवार को नींद नहीं आती। चुड़ैल भी अपने पीपल के पेड़ पर बैठी उस परिवार के बारे में सोच रही होती है। और फिर अगले दिन वो जगह जगह जाकर राखी बनाने का सामान इकट्ठा करके ले आती है और उसे पीपल के पेड़ के ऊपर रख देती है। रात होने पर जब पूरा गांव सो जाता है तो चुड़ैल सारा सामान लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाती है और एक एक करके राखी बनाने लगती है। चुड़ैल बस पूरी मेहनत से राखियां बनाती रहती है और सुबह जैसे ही 4 बजने वाले होते हैं वो सब राखियां ले जाकर धर्मवीर के दरवाजे पर रख देती है। जब सुबह सुबह कावेरी घर के काम करने के लिए उठती है तो उसे एक डिब्बा दिखता है। अरे ये डिब्बा कैसा है और किसने लाकर यहाँ पर रख दिया? आखिर इसमें क्या है, जरा खोल कर तो देखूं। कावेरी जैसे ही डब्बा खोलती है तो अंदर राखियां ही राखियां होती हैं और वो भी इतनी सुंदर। कावेरी तो इतनी सारी राखी देखकर खुशी से चिल्ला पड़ती है और शोर मचाकर सबको बुला लेती है। अरे जरा इस डब्बे में तो देखो, फिर तुम लोग भी खुशी से चिल्ला पड़ोगे। जब बाकी लोग भी डब्बे में इतनी सारी राखियां देखते हैं तो वो भी खुशी से पागल हो जाते हैं। पता नहीं किसने हमारी इतनी मदद की है, पर जिसने भी की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग राखियों का डब्बा लेकर बाजार में जाते हैं और राखियां बेचनी शुरू करते हैं। इतने अनोखे अंदाज में पूरे परिवार को राखी बेचते देखकर वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। सब एक के बाद एक राखी खरीदने लगते हैं। सबको राखियां इतनी पसंद आती है कि लोग भर भर कर राखियां लेकर जाते हैं। अरे वाह, राखियां तो वाकई में बहुत ही सुंदर है। ऐसी राखी तो मैंने अपने भाई को आज तक नहीं बांधी, पर इस साल जरूर बांधूंगी। बहन मुझे जल्दी से इसमें से 4 राखी दे दो। धर्मवीर, कावेरी, सविता और कुणाल सबके सब पूरी मेहनत से राखियां बेचने में लगे होते हैं और फटाफट सारी राखी बेच देते हैं। पूरा डब्बा कुछ ही देर में खाली हो जाता है। राखियां बेचने के बाद सारे पैसे लेकर सब लोग वापस आ जाते हैं। घर आकर जब धर्मवीर सारे पैसे गिनता है तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। देखो तो जरा सी देर में हमने सारी राखी बेच दी और कितने अच्छे पैसे कमा लिए। हाँ माँ, फिर भी हमारे पास कुछ तो आया, हमें इसी में खुश रहना चाहिए। चुड़ैल वहीं खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। मतलब अभी मुझे और राखियां बनानी पड़ेंगी। चुड़ैल फिर से रात को पेड़ के नीचे बैठकर राखियां बनाना शुरू करती है। इस बार वो और तेजी से काम करती है और पूरी रात में राखियों के 4 डब्बे भरकर तैयार कर देती है और सुबह होने से पहले धर्मवीर के घर के दरवाजे पर ले जाकर रख देती है। अब अगली सुबह जब कावेरी फिर से राखियों से भरे डब्बे देखती है तो बड़ी हैरान होती है। अब रोज ऐसा ही होने लगता है। कुछ ही दिन में उनके पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, पर उनको ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर ये सब कर कौन रहा है। एक दिन सब लोग रात को सोने का नाटक करते हैं। रात को जब चुड़ैल राखियों से भरे डब्बे दरवाजे पर रखने आती है तो सब उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या, तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल गया? उस रात वो आग मेरी वजह से ही लगी थी। मैं ही तुम्हारे घर में घेवर ढूंढ रही थी और तभी वो लैंप मुझसे गिर गई। तुम सबको इतना दुखी देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए ये सब करने लगी। चुड़ैल की बात सुनकर सब हैरान थे। उन्होंने उस चुड़ैल का बहुत धन्यवाद किया और राखी वाले दिन उसे अपने घर आमंत्रित किया। जब चुड़ैल राखी वाले दिन धर्मवीर के घर आई तो उन्होंने उस चुड़ैल के लिए ढेर सारा घेवर खाने के लिए रखा। वो रक्षाबंधन का त्योहार सबके लिए खुशियां लेकर आता है और सब मिलजुल कर उस त्योहार को बड़े प्यार से मनाते हैं। एक छोटे से शहर में मोहन अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। मोहन के पिताजी सालों पहले ही गुजर गए थे। अब मोहन ही छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्च चला रहा था। एक दिन जब मोहन सुबह सुबह नौकरी पर जा रहा होता है तो उसकी माँ उसे एक कूड़े की थैली थमा देती है। जाते वक्त इसे कूड़ेदान में फेंक दियो। ठीक है माँ, मैं फेंक दूंगा।
मोहन कूड़े की थैली लेकर जा ही रहा होता है कि ऊपर से एक औरत कूड़ा नीचे फेंक देती है, जो मोहन के सिर पर आकर गिर जाता है। ओहो, जरा झाड़ ले, साफ हो जाएगा। इसमें इतनी चीखने वाली तो कोई बात नहीं है। मैं कोई चीख नहीं रहा हूँ आंटी, और आप ये कूड़ा ऐसे ही सड़क पर फेंक रही हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें कूड़ा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। अब तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। इतना ही सफाई वाला बन रहा है ना, तो कल से मेरे घर से भी कूड़े की थैली ले जाइयो। आया बड़ा। मोहन अपने कपड़े साफ करता है और फिर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसे उस आंटी की हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है, पर वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो चुपचाप अपना कूड़ा ले जाकर कूड़ेदान में फेंक देता है। रात को जब मोहन घर आकर अपनी माँ के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, तो वो सुबह वाली बात उनको बताता है। मोहन की माँ को बड़ा ही बुरा लगता है, पर वो मोहन से बोलती है, ऐसे लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें तो भगवान के भरोसे छोड़ देना चाहिए। एक सुबह वो कूड़ा फेंकने नहीं जा पाता, इसलिए वो रात को खाना खाने के बाद कूड़ा फेंकने जाता है। रात ज्यादा हो चुकी होती है, पर घर में कूड़े से बदबू ना हो जाए, इसलिए वो रात को ही चला जाता है। जैसे ही मोहन कूड़ेदान के पास पहुंचता है और कूड़ेदान में कूड़ा डालने लगता है, तभी उसे कूड़ेदान से अजीब सी आवाज आने लगती है। मोहन कान लगाकर ध्यान से सुनने की कोशिश कर ही रहा होता है कि अचानक कूड़ेदान का कूड़ा हवा में उड़ने लगता है। मोहन ये सब देखकर बड़ा ही घबरा जाता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। मोहन वहाँ से उल्टे पांव घर की तरफ भागने लगता है और एक बार भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता। घर जाकर जब मोहन की माँ उसे ऐसे हाँफते हुए देखती है तो घबरा जाती है। क्या हुआ मोहन, ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? मोहन इस बारे में किसी को नहीं बताता। डर के कारण वो 2 दिन तक कूड़ा फेंकने भी नहीं जाता। अरे मोहन बेटा, तुझे मैं बोल बोल कर थक गई हूँ कि ये कूड़ा कूड़ेदान में फेंका, तू जाता क्यों नहीं है? हाँ माँ, मैं कल सुबह फेंक आऊंगा। नहीं, सुबह तक तो पूरे घर में बदबू फैल जाएगी। तू अभी के अभी जा और कूड़ा फेंक कर आ। मोहन बहुत कोशिश करता है, पर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती। मोहन को रात को ही कूड़ा फेंकने जाना पड़ता है। वो थोड़ा डरा हुआ होता है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो कूड़ा फेंकने जाता है। मोहन कूड़े की थैली कूड़ेदान में डाल ही रहा होता है कि अचानक कूड़ेदान से एक हाथ बाहर आता है और मोहन की तरफ बढ़ने लगता है। मोहन ये देख बड़ा ही घबरा जाता है और डर के मारे जोर से चिल्ला पड़ता है। हे भगवान, ये इस कूड़ेदान में कौन है? मुझे तो ये कोई भूत लग रहा है। मोहन वहाँ से भागने ही लगता है कि भूत मोहन का हाथ पकड़ लेता है। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। भूत! मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बिगाड़ा तो तुम सब ने है, ऐसे कैसे मैं तुमको जाने दूं? पर मैंने किया क्या है? मेरी गलती क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मोहन चिल्लाता रह जाता है, पर भूत उसका हाथ नहीं छोड़ता। वो मोहन को उठाकर कूड़ेदान के बाहर पड़े कूड़े के ढेर में फेंक देता है। मोहन जैसे तैसे बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर भूत उसे बार बार कूड़े में फेंक देता। मोहन जैसे तैसे बचकर घर भागता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। मोहन की माँ को मोहन की बात पर जरा भी यकीन नहीं होता कि कूड़ेदान में कोई भूत है, पर 2 दिन बाद उसे यकीन हो ही जाता है जब रात को एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज से मोहल्ले वाले घर के बाहर निकल आते हैं। अरे रमेश, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और ये तुम्हारे शरीर पर इतना कूड़ा क्यों चिपका हुआ है? मैं अभी कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने गया तो वहाँ मैंने कूड़ेदान में एक भूत देखा। बहुत ही डरावना था। उसके लंबे लंबे नाखून और भयानक शक्ल। हाँ, वो शक्ल मैं भूल नहीं पा रहा। उसने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे तैसे मैं वहाँ से भाग निकला। अरे भाई रमेश, कैसी बातें कर रहे हो? कूड़ेदान में कहाँ से भूत आ गया है? कूड़ेदान में कोई भूत रहते हैं क्या? रमेश की हालत और उसकी बात सुनकर सब उस पर हंसने लगते हैं। किसी को भी उस पर यकीन नहीं होता, पर मोहन को पता होता है कि वो सच बोल रहा है। और मोहन की माँ को भी उस रात भूत की बात पर। रमेश, हमें तुम पर यकीन है। अब तुम घर जाओ और नहा लो। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और अब से तुम रात को कभी कूड़ा डालने मत जाना।
भूत हमेशा रात को ही आते हैं। शुक्र है किसी ने तो मेरी बात पर यकीन किया। रमेश घर चला जाता है। मोहन और मोहन की माँ भी घर के अंदर चले जाते हैं और उस भूत के बारे में बात करने लगते हैं। आखिर वो भूत चाहता क्या है और वो एक कूड़ेदान में क्यों रहता है? जब मैंने उससे बोला था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तो उसने बोला था कि तुम सबने बिगाड़ा है। मतलब हमारे मोहल्ले में रहने वाले लोगों की वजह से ही उसे कुछ हुआ था और वो मरकर भूत बन गया। हाँ, और अब वो सबको परेशान करके सबसे अपनी मौत का बदला लेना चाहता है। पर इस समस्या का अब हल कैसे निकलेगा? हमें कुछ तो करना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कल हम सब मोहल्ले वाले मिलकर इस पर बात करेंगे। अगले दिन मोहन की माँ सबको इकट्ठा करके सबसे बात करने जाती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। अगर तुम लोगों को हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो एक काम करो, आज से सब रात को कूड़ेदान में कूड़ा फेंकना शुरू कर दो, फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कूड़ेदान में भूत है कि नहीं। इस मोहल्ले में कूड़ेदान पर कूड़ा फेंकने जाता ही कौन है, और जो जाते हैं वो सुबह काम पर जाते वक्त फेंक देते हैं। तभी तो आपका सामना कभी उस भूत से नहीं हुआ। अब कोई वहाँ रात को जाकर दिखाओ, फिर बोलना कि वहाँ कोई भूत नहीं है। आप इतना बोल रही हो तो चलो, आज रात मैं ही चली जाऊंगी कूड़ा फेंकने उस कूड़ेदान में और आपको झूठा साबित भी कर दूंगी। अब रात का सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है। जैसे ही रात होती है, सावित्री कूड़ा लेकर कूड़ेदान में फेंकने चल देती है। जैसे ही वो कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने लगती है, वैसे ही भूत उसका हाथ पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, यहाँ तो सच में भूत है, कोई है क्या यहाँ? सावित्री बहुत चिल्लाती है पर वहाँ कोई भी नहीं आता। सावित्री डर के मारे बेहोश हो जाती है। काफी देर तक जब सावित्री वापस नहीं आती तो कुछ लोग उसे देखने जाते हैं। उनको सावित्री वहाँ कूड़ेदान में बेहोश पड़ी मिलती है। सब उसे कूड़ेदान से बाहर निकालते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। होश आने पर सावित्री बताती है कि उसने सच में एक भूत को देखा। अब मोहल्ले वालों को आखिरकार यकीन हो ही जाता है कि सच में कोई भूत कूड़ेदान में रहता है। अब तो हमें किसी को बुला लेना चाहिए, वरना जाने ये भूत आगे क्या करेगा। हाँ, कल हम इस भूत का अंत करके रहेंगे। अगले दिन सब लोग एक पंडित को लेकर आते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। पंडित जी रात को उन लोगों के साथ कूड़ेदान पर जाते हैं। जरा अब बाहर आकर दिखा, मैं भी तो देखूं कौन सा भूत है यहाँ। पंडित की आवाज सुनकर भूत गुस्से में लाल वहाँ आ जाता है। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ यहाँ आ गए। अब मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। आखिर क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने तुम्हारा? मैं बस सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। पंडित जी अपने थैले से भभूत निकालकर उस भूत पर फेंकते हैं। भूत बुरी तरह चिल्लाने लगता है और सब सच सच बोलने लगता है। ये मेरे ऊपर मत डालो, मैं सब सच बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मैं भी इनके मोहल्ले में रहने वाला इन्हीं में से एक आम आदमी था, जो सुबह नौकरी पर जाता और रात को खाना खाकर सो जाता। इस मोहल्ले के लोग कहीं भी कूड़ा कचरा फेंका करते थे, जिसके लिए मैं हमेशा इनको टोकता रहता था, पर कोई मेरी नहीं सुनता था। उल्टा सब मुझसे नफरत करने लगे। सब लोगों ने मुझे परेशान करने के लिए अपने घरों का कूड़ा कचरा मेरे घर के आगे फेंकना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो लोग मेरे घर में भी कूड़ा फेंक कर जाने लगे। एक दिन उस गंदगी की वजह से मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मैं अकेला रहता था, इसीलिए कोई भी मेरी देख रेख करने वाला भी नहीं था। दिन पे दिन मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैंने दम ही तोड़ दिया। मेरे मरने के बाद किसी ने मेरा अंतिम संस्कार तक नहीं किया, उल्टा मुझे यहाँ इस कूड़ेदान में लाकर फेंक दिया। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इनकी इस हरकत की वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अगले ही दिन पूरे मोहल्ले के लोग सफाई में जुट जाते हैं। उसके बाद वो कभी गंदगी नहीं फैलाते और कूड़ा बस कूड़ेदान में